नमस्कार। जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बातें जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और देश और हमसे, आपसे, समाज से, पूरी दुनिया से अगर सरोकार रखने वाली कोई खबर है तो वो है कि आतंक का खात्मा करना है। आतंक को लेकर भारत ने जिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, उसी पॉलिसी पर आज बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। याद होगा आपको, आज से ठीक एक महीने पहले 22 अप्रैल की वो मनहूस तारीख जब पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को, 26 निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछकर आतंकियों ने मार दिया था। उस वक्त से लेकर आज तक 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस 1 महीने में यानी 22 अप्रैल से 22 मई के बीच में भारत बदल चुका है। भारत की नीति बदल चुकी है, भारत की सहनशीलता बदल चुकी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इसके बाद भारत ने संकल्प ले लिया कि हर हाल में दुनिया के नक्शे कदम से आतंकवाद को हटाना है, मिटाना है, मिट्टी में मिला देना है। सिलसिला शुरू होता है ठीक 15 दिनों के बाद से, जब भारत के संकल्प को आधार बनाते हुए हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के गढ़ के अंदर घुसकर आतंक के 9 बड़े ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। बता दिया आतंकियों को, बता दिया पाकिस्तान को, जो आतंकियों का पनाहगार है, वो पालक, वो पोषण करने वाला, पोषककर्ता, बता दिया उसे कि अब बस बहुत हो गया। तुमने हमारे देश की बेटियों की मांग का सिंदूर मिटाने की कोशिश की, हमने तुम्हें ही मिटाने का प्रण ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जो न केवल एक घटना पर केंद्रित है। ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की नई तस्वीर बन चुका है। यह हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ही दुनिया को बता रहा है कि आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प क्या होता है, उसका प्रण क्या होता है, और आतंकवाद और आतंकियों के अड्डों को खत्म करने का प्रणेता कैसे बना जाता है। हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, लेकिन पाकिस्तान ने तो इसे अपनी लड़ाई समझ ली थी। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने जिस तरीके से कायराना अंदाज में भारत को निशाना बनाने की कोशिश की, हमने उनके उस निशाने को भी ध्वस्त किया। हमारे वायुवीरों ने तमाम एयरबेस को ध्वस्त करके वो एयरबेस जो कि रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं पाकिस्तान के, उन एयरबेसेस को तबाह करके ये बता दिया कि अब यही हमारी नीति है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 1 महीने के बाद जब देश के सामने थे, उनकी उपस्थिति राजस्थान के बीकानेर में थी। वो बीकानेर जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर महज 40 किलोमीटर था, जहां से खास तौर से वो एयरबेस जिसे पूरी तरह से हमारे वायुवीरों ने ध्वस्त किया था, वो चीख चीख कर उस तबाही की गवाही दे रहे थे। लेकिन हम सबूतों और प्रमाणों के साथ इस बात का साक्षी बन रहे थे कि नए भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। वो पाकिस्तान का नेगेटिव प्रोपेगेंडा, वो एजेंडा जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत के एयरबेसेस को उन्होंने तबाह कर दिया, हमने प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ सामने रख दिया कि ना तो हमारे एयरबेसेस पर कोई नुकसान पहुंचा, ना तो आप हमारे मिलिट्री बेसिस को छू पाए हैं, ना हमें कोई नुकसान पहुंचा पाए हैं, बल्कि हमने तो वो कर दिया जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री ने आज 2 टूक शब्दों में एक बार फिर से दोहरा दिया है उसी संकल्प को कि अब ये नया भारत है जो आतंक को एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 महत्वपूर्ण प्रण, ना आतंक को बर्दाश्त करेंगे, ना आतंक को समर्थन देने वाले देश को बर्दाश्त करेंगे। जो भी आतंक को समर्थन देगा उसे हम आतंकी ही मानेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा संदेश कि ये जो एटॉमिक वेपन्स की धमकी, गीदड़ भपकी जो पाकिस्तान दे रहा था, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो धमकियां थी, भारत इनसे डरता नहीं, बल्कि उन धमकियों के एवज में सीधे तौर पर प्रहार करता है। और इस प्रहार के बाद जो तस्वीरें पाकिस्तान ने देखी, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है।
तो भारत ने न केवल सैन्य ताकत से बल्कि डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक से भी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर निस्तनाबूद करने का प्रण लिया है। और यही वजह है कि एक तरफ बीकानेर में प्रधानमंत्री गरज रहे थे तो दूसरी तरफ 7 समंदर पार हमारे देश के सांसदों का 7 प्रतिनिधि मंडल 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की पोल खोल रहे हैं। ये नए भारत की वो मल्टी प्रोंग पॉलिसी है, मल्टी प्रोंग एक्शंस हैं जो ये बता रहे हैं कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है। भारत अब उस नीति के साथ चलता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, आतंक को खत्म करने की क्षमता, अपने आप को स्थापित करने की क्षमता और अपनी नियति स्वयं तय करने की क्षमता भी आ चुकी है। और यही वजह है कि भारत अब किसी की नहीं सुनेगा। बात अगर आतंक और आतंकियों को खत्म करने की होगी तो हम वही करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर सिर्फ पॉज है। प्ले बटन कभी भी आगे खुल सकता है, चल सकता है, जैसे ही आतंक को एक बार फिर से अगर भारत की तरफ भेजने या आंख उठाकर देखने की, हिमाकत करने की इन देशों ने कोशिश भी की तो फिर क्या हाल होगा इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बॉर्डर से मोदी के किस तरीके से वो संदेश आज एक बार फिर से पाकिस्तान की पेशानी पर बल लेकर आए हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून लहू गर्म है और अब उनके शरीर में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बहता है। और जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो आतंक के सभी अड्डे नेस्तनाबूद हो जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जी हां, हर हिंदुस्तानी का सीना आज गर्व से ऊंचा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हर भारतीय दहाड़ रहा है और हिंदुस्तान की इसी दहाड़ से पाकिस्तान थरथरा रहा है। 22 अप्रैल 2025 आज से ठीक एक महीने पहले पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए हिंदुओं के नरसंहार से सिर्फ 26 लोगों की नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों का सीना छलनी हुआ था। और तभी पूरे हिंदुस्तान ने ठान लिया था और हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने राजस्थान में बीकानेर की धरती से पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया को चेता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं। और तीसरा, आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा,
हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का वो परचम बन गया है जो दुश्मन के दिलों में खौफ और अपनों के सीने में गर्व भर देता है। पहले किया सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, फिर वाटर स्ट्राइक और अब शुरू हुई है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, जिसमें भारत के 59 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 32 देशों का दौरा करेगा ताकि दुनिया को बताया जा सके पाकिस्तान आतंक का जन्मदाता है। भारत पूरी दुनिया को बताएगा कि शहबाज मुनीर जैसे सरगनाओं की सरपरस्ती में यह मुल्क दुनिया की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हमें इन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा कि किस प्रकार से हमले हुए हैं। इतने सालों तक हमले जो है भारत पर होते आए हैं, मुंबई टेरर अटैक्स हो या पठानकोट अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उनको सारी खबर पहले से ही थी और एक स्ट्रेट मैसेज उन्होंने दिया है कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को या टेररिस्टों को पनाह देने वाला देश, उनके साथ हम कदापि खड़े नहीं रह सकते। हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं और हमें साथ में आकर, ये भी एक मैसेज उन्होंने दिया कि हमें साथ में, सभी देशों को साथ में आकर इस टेररिज्म से लड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस, जब पूरा देश एकजुट है तब कांग्रेस सियासत में उलझी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे छिटपुट युद्ध कहा और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से वही सवाल पूछे जो दुश्मन पाकिस्तान पूछ रहा है। सवाल कांग्रेस से है कि क्या दशकों तक सत्ता भोगने वाली कांग्रेस के लिए देश नहीं पार्टी पहले है, और राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया में छपने के लिए भारतीय विदेश नीति पर सवाल दाग रहे हैं। ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने जो शौर्य और परचम लहराया, उसकी गवाही आज लाहौर से लेकर कराची की गलियां तक दे रही है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की हुंकार है, ये देश की शपथ है और ये हिंदुस्तान की वही दहाड़ है जो इतिहास रचती है, दुश्मन मिटाती है और तिरंगे को सिरमौर बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नया भारत है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है। ये नया भारत है जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल हो चुका है। पहलगाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों में हरी भरी घाटियों की छवि उभर आती है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बहती नदियां, बच्चों की हंसी और पर्यटकों की चहल पहल। लेकिन आज सब कुछ सूना है। 1 महीने बीत चुके हैं, बावजूद उसके वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। ये सफेद वादी आज भी उस खून से लाल नजर आती है जिसमें 26 निर्दोषों का खून है। धर्म पूछकर, हिंदू सुनकर गोली मारी गई थी। आज भी ये वादियां सवाल पूछती हैं। डर की ऐसी परछाई आज भी यहां पर है जो अब तक मिट नहीं सकी है। जिस धरती को धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वहां आज गश्त करते सिर्फ और सिर्फ हथियार बंद जवान दिखते हैं। होटल खाली पड़े हैं, मुख्य बाजार जैसे थम सा गया है। कहीं कैमरे लिए घूमते ना तो पर्यटक नजर आते हैं और ना ही दुकानों के बाहर चाय की चुस्की लेते हुए मुसाफिर नजर आते हैं। बेसरण, चंदनवाड़ी, औरो घाटी, सफेद खूबसूरत वाला नजारा, वो स्थल जो हर साल हजारों पर्यटकों से, सैलानियों से भर जाता था, गुलजार रहता था, उनकी पसंद हुआ करता था, अब वही सुरक्षा के घेरे में है। सेना और अर्धसैनिक बल 24 घंटे गश्त कर रहे हैं और तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। उस एक आतंकी हमले ने न केवल जान माल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इलाके की आत्मा को भी गहरे तक हिला दिया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बीच पहलगाम एक बार फिर खुद को समेट रहा है। कैसे स्थानीय लोग इस नए डर के माहौल में जीने की कोशिश कर रहे हैं और क्या सबसे बड़ा सवाल कि वादी
फिर से मुस्कुराएगी? क्या फिर दौड़ेंगे बच्चे इन पहाड़ियों पर? आपको सीधे कश्मीर की उसी घाटी से हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर इस धरती के घाव को बहुत करीब से देखा है मेरे सहयोगी रोहिल ने। कभी जिन वादियों में कुदरत की मुस्कान बिखरी रहती थी, जहां पर बहती नदियों की कलकल और पहाड़ों की खामोशी मिलकर सुकून की सरगम रचती थी, आज वहां पर सिर्फ सन्नाटा है। पहलगाम, जिसका नाम सुनते ही मन में हरियाली, ठंडी हवा और सैलानियों की रौनक उभर आती थी, आज अपने चोट समेट खड़ा है। एक ऐसी चोट जो आतंक के काले साए ने 1 महीने पहले दिया था। जी हाँ, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ना कहीं पर्यटकों की भीड़ है, ना ही स्थानीय बाजारों में रौनक है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं और कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल अभी भी आम लोगों के लिए बंद हैं। 1 महीना बीत चुका है उस आतंकी हमले को जिसने पहलगाम की शांति को चीर डाला था। हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए। पहलगाम का मुख्य बाजार सूना है, दुकानें बंद हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमला पर्यटकों के ऊपर हुआ था, जो अभी भी ताज़ा है, लोगों के दिमाग में अभी भी वह इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद आज पूरी तरीके से 1 महीना गुजर चुका है। 1 महीने में कैसी स्थिति जो है इस वक्त पहलगाम में देखने को मिल रही है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहलगाम का मेन मार्केट है। यहाँ पर आपको दुकानें जो है इक्का दुक्का खुली नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग इक्का दुक्का चल रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं। अगर पर्यटक की बात करें तो यहाँ पर पर्यटक जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का पर्यटक जो है सेल्फी पॉइंट तक उनको आने की अनुमति जो है वो दी जा रही है, और सेल्फी पॉइंट से आगे जैसे वो जो फेमस डेस्टिनेशंस है, बैसरन घाटी है या चंदनवाड़ी है या आड़ो है, उन जगहों पे पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पहलगाम के प्रमुख पर्यटन स्थल बैसरन, चंदनवाड़ी और आरो घाटी अब भी आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद है। बैसरन घाटी को सेना ने अपने घरों में ले रखा है। हर रास्ता अब सुरक्षा घेरे में है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। हमले में शामिल 3 आतंकियों के पोस्टर अब भी दीवारों पर चिपके हैं, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि आतंक अब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी तेज कर दिया है। घर घर लगातार तलाशी ली जाने लगी है। संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी गई है। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता ने लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन सामान्य जनजीवन अब भी ठहरा हुआ है। वो पहलगाम जो हर गर्मी में पर्यटकों की चहलकदमी और बच्चों की किलकारियों से जिया करता था, वो आज भी खामोश है। हर पेड़, हर पगडंडी और हर झरना मानो पूछ रहा हो कि क्या फिर लौटेगी वो रौनक। उम्मीद बाकी है, क्योंकि पहलगाम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, और एहसास कभी खत्म नहीं होता। वक्त लगेगा, लेकिन यकीन मानो ये वादी फिर से मुस्कुराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये सफेद खूबसूरती, ये सफेद वादी फिर से मुस्कुराएगी, क्योंकि हमने प्रण लिया है, हमारे देश ने, हमारी सेना ने, सरकार ने, सभी ने एक प्रण लिया है कि आतंकवाद का समूल नाश करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। और जब हम कुछ और खबरों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी खबर वक्फ संशोधन को लेकर सामने निकलती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 20 मई से चल रही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई ने एक बार फिर से देश के समक्ष, लेकिन गहरी राजनीति, सामाजिक बहस को भी जन्म दे दिया है। यानी राजनीतिक बहस भी है, सामाजिक बहस भी है। इस बार निशाने पर है वक्फ बोर्ड, जिसे लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह संस्था एक धार्मिक ट्रस्ट है या राजनीतिक हितों का गढ़ बन चुकी है। सरकार का उद्देश्य साफ है, संपत्ति पर कब्जा नहीं बल्कि कब्जा हटाना। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद सटीक तरीके से यह साफ कर दिया है।
कि यह कानून संपत्तियों को हड़पने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए है। वक्फ संपत्तियों के नाम पर निजी और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की हजारों शिकायतें वर्षों से लंबित थीं। कई गांव, कई मोहल्ले, कई शहरों में लोगों को तब झटका लगा जब वक्फ बोर्ड ने अचानक उनकी जमीनों पर दावा ठोक दिया। क्या ये धर्म की रक्षा है या वक्फ के नाम पर भूमि हथियाने का हथियार बन गई है? लेकिन इन सब के बीच अब विरोधियों की दलीलों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल याचिकाकर्ता अब सवालों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी दलीलों से यह समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अदालत में हैं या फिर किसी मंच पर हैं। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी जैसे मंझे हुए वकील जिनसे संवैधानिक तर्कों की अपेक्षा की जाती थी, उन्होंने भी अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया। बहस को बार बार भटकाने की कोशिश की गई, कभी धार्मिक भावनाएं सब सामने रखकर, तो कभी अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर, कभी तो सांप्रदायिकता जैसे शब्दों की आड़ में भी इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई। अब आप खुद ही देखिए, कपिल सिब्बल साहब कहते हैं मुझे साबित करना होगा कि मैं मुस्लिम हूं। अब सवाल यह है साहब कि क्या यह तर्क है या भावनात्मक दबाव डालने की कोशिश है? दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि यह कानून मुसलमानों को दफ्तरों के चक्कर कटवाएगा। अब कोई इनसे पूछे कि क्या कानूनी पारदर्शिता से डर इस बात का सबूत तो नहीं कि अब तक अंधकार में काम हो रहा था? अगर दाल इतनी साफ है, दाल में कुछ भी काला नहीं है, तो फिर इस तरीके के कानून और उसकी जांच से इतनी ज्यादा गुरेज क्यों है? दरअसल जिस वक्फ बाय यूजर की बात सिब्बल और धवन जोर शोर से कर रहे हैं, उसका सीधा मतलब है बिना किसी दस्तावेज के सिर्फ और सिर्फ कथित धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्ति को वक्फ घोषित करना। यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है, बल्कि करोड़ों नागरिकों की संपत्ति के अधिकार का सीधा उल्लंघन भी है। साथ ही दूसरा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने पर मचा शोर किसी विशेष भूमाफिया की रक्षा है या अधिकार का बंदरबाट? कपिल सिब्बल या फिर अन्य वकील सरकार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड का कार्य धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का है। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसे संस्थान जो केवल मुसलमानों के लिए नहीं सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, और ऐसे में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर इतना विरोध हो क्यों रहा है? क्या डर यह भी है कि पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ियां सामने आने लगेंगी? दरअसल सरकार का कदम मजबूत भी है और लचीला भी। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा कि कुछ विवादास्पद प्रावधानों को तत्काल लागू नहीं किया गया है, यानी सरकार संवेदनशीलता समझती है लेकिन दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, और यह संवेदनशील प्रशासन और दृढ़ नेतृत्व का ही परिचायक है। दोनों तरफ से अब दलीलों में 3 दिनों की सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि वक्फ कानून के नाम पर वर्षों से कथित संरक्षण के पीछे अराजकता और गुप्त स्वार्थ पनपते रहे हैं। अब जब सरकार इसे संवैधानिक दायरे में लाने की कोशिश कर रही है, तो कुछ लोगों को बेचैनी हो रही है, और उनकी बेचैनी ये दिखा रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। तो जिस तरीके की दलीलें आ रही हैं वो ये बता रही है कि दाल में कुछ नहीं सब कुछ काला है, और यही वजह है कि इन दलीलों पर ही, इन सवालों पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अब क्योंकि यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट के विवेक पर है, और इसीलिए पूरे देश की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय पर टिकी है। हमारी नजर भी बनी रहेगी, बहुत सारी खबरें हैं जो कर रही हैं आपका इंतजार। आप में से बहुत सारे लोग हवाई सफर करते हैं, और इस हवाई सफर के दौरान कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो ताउम्र भूलते नहीं भुलाते। मंगलवार की देर शाम भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक बड़ा हवाई हादसा
होते होते उस वक्त टल गया जब दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 6E6125 अचानक गंभीर मौसम की चपेट में आ गई। वो वीडियो सबके सामने है। सभी ने देखा कि किस तरीके से ऐसी परिस्थिति में फ्लाइट के अंदर ही चीख पुकार मच जाती है। उड़ान के बीच रास्ते में ही ओलावृष्टि हुई और भारी टर्बुलेंस ने विमान को बुरी तरह से झकझोर दिया। करीब 6:30 बजे शाम की बात है ये। जैसे ही विमान जम्मू कश्मीर की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया। उड़ान के दौरान ओले और बर्फीली हवाओं ने विमान के अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। विमान में उस समय 227 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस झटके से विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्री घबरा गए। कई लोग, क्योंकि उसमें बच्चे भी थे, रोने चीखने लगे। कुछ लोग तो जोर जोर से प्रार्थनाएं करने लगे। लेकिन इसी दौरान पायलट की सूझबूझ और चालक दल की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। पायलट ने तत्काल आपात स्थिति की घोषणा की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी। सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया। सभी यात्री भी सुरक्षित रहे। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इंडिगो एयरलाइंस ने बयान जारी करके बताया कि तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है और इस घटना की रिपोर्ट डीजीसीए को भी सौंप दी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि मौसम की अचानक बदलती परिस्थितियां हवाई यात्रियों के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। साथ ही पायलट और चालक दल की सतर्कता ने 227 जानों को सुरक्षित रखकर यह भी सिद्ध कर दिया कि संकट की घड़ी में मानव साहस और प्रशिक्षण कितना प्रभावशाली हो सकता है। आज हम सिर्फ आपको खबर नहीं बता रहे, बल्कि आपको समझाएंगे कि आखिर ये एयर टर्बुलेंस होता क्या है, क्या होती है एयर नोज और कितना खतरनाक हो सकता है इस एयर नोज का डैमेज हो जाना। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर एयर टर्बुलेंस होता क्या है। हालांकि आप में से जो यात्री हवाई सफर करते हैं उन्हें इस बारे में जरूर जानकारी होगी कि एयर टर्बुलेंस हवा में अचानक होने वाला कंपन या हिलना डुलना होता है। यह तब होता है जब प्लेन अलग अलग गति या दिशा वाली हवाओं से गुजरता है। वैसे तो यह एक सामान्य और अक्सर होने वाली उड़ान से जुड़ी हुई घटना है, लेकिन टर्बुलेंस मौसम, बादलों, तूफानों या जेट स्ट्रीम के कारण कई बार खतरनाक भी हो सकते हैं। कभी कभी ये बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं, जिसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। इससे यात्रियों को झटके लग सकते हैं, लेकिन प्लेन को आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सीट बेल्ट पहनना टर्बुलेंस के दौरान सुरक्षा के लिए जरूरी मानकों में से एक होता है। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल इससे निपटने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ज्यादातर टर्बुलेंस हल्की या मध्यम होती है और कुछ ही मिनटों तक रहती है, क्योंकि अक्सर एयर पॉकेट्स की वजह से ये एयर टर्बुलेंस होती है और एयर पॉकेट्स के खत्म होते ही ये टर्बुलेंस भी खत्म हो जाती है। ये थोड़ी देर के लिए डरावनी लग सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें खतरे की कोई बात नहीं होती। ये आम स्थिति होती है जब भी आप हवाई सफर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम आपको बताते हैं कि ये एयर टर्बुलेंस होता क्यों है, किन कारणों की वजह से होता है। तो आइए जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। जब ऊंचाई पर तेज गति से चलने वाली हवाएं प्लेन के रास्ते में आती हैं तो टर्बुलेंस होता है। तूफानी बादलों और गरज चमक वाले मौसम में भी हवा अस्थिर होती है, जिससे टर्बुलेंस होता है। जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है तो उससे भी एयर टर्बुलेंस जनरेट होता है। इसके अलावा जमीन की गर्मी से हवा ऊपर उठती है, जिससे दो परतों में हवा की चाल अलग हो जाती है। किसी बड़े विमान के पीछे की हवा में उड़ते समय टर्बुलेंस भी हो सकता है। इसके अलावा
बिना बादलों के साफ आसमान में भी ऊंचाई पर हवा की दिशा बदलने से टर्बुलेंस होता है। हवा के दबाव में तेज बदलाव भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसके साथ ही साथ गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से भी हवा में उथल पुथल होती है और बड़े स्तर के मौसमीय सिस्टम भी टर्बुलेंस ला सकते हैं, जैसा कि कल हुआ था। जब हवा में संतुलन नहीं होता है तो उड़ान के दौरान अस्थिरता महसूस होती है और यही सब जो कारक होते हैं वो एयर टर्बुलेंस के निर्माण के लिए आधार बनते हैं। अब क्योंकि हम एयर टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, जो कल बड़ा एयर टर्बुलेंस था और इसमें जो हिस्सा प्लेन का क्षतिग्रस्त हुआ था वो एयर नोज था। नोज एकदम आगे का फ्रंट अगर आप देखें तो हम इसे एरोप्लेन की नोज क्यों कह रहे हैं एयरप्लेन की, क्योंकि ये सबसे आगे की तरफ होता है, नाक की शेप का होता है और इसीलिए इसका नाम भी उसी आधार पर दिया गया है, एयरप्लेन की नोज। अब नोज विमान का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, ये आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ये दरअसल बहुत खास हिस्सा होता है। ये एरोडायनेमिक यानी कि वायु गतिकीय डिजाइन में बना होता है, एरोडायनेमिक, ताकि हवा से कम रुकावट हो। विपरीत दिशा में भी अगर हवा बह रही है तो इसे इजीली वो आगे बढ़ सके, इसलिए इसकी बनावट ऐसे की जाती है। नोज आमतौर पर नुकीली या गोल होती है जिससे विमान आसानी से हवा को चीर सके। इसमें कई बार रडार और नेविगेशन सिस्टम लगे होते हैं। बड़े विमानों में नोज के अंदर मौसम रडार भी होता है जो मौसम की जानकारी देता है। यह हिस्सा हल्का लेकिन मजबूत सामग्री जैसे कंपोजिट या एल्युमिनियम से बना हुआ होता है। कुछ विमानों में नोज गियर या कैमरा सिस्टम भी लगाए जाते हैं। नोज का डिजाइन विमान की गति और कार्य के अनुसार बदला जा सकता है। नोज न सिर्फ तकनीकी उपकरणों को रखता है बल्कि विमान की स्थिरता और संतुलन में भी मदद करता है। सुरक्षा के लिहाज से भी नोज का निर्माण इस तरह किया जाता है कि वो पक्षियों से टकराने जैसी घटनाओं को झेल सके। लेकिन ये देखिए, बनावट तो एयर नोज की ऐसी होती है, लेकिन कई बार क्योंकि ये बहुत अहम हिस्सा होता है, हवा की गति किस तरीके से उसे चीरते हुए आगे बढ़ना है, ये सब इस पर निर्भर करता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई खतरनाक एयर टर्बुलेंस आ गया, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी कि मौसम का अगर जो खराब मौसम है उसकी वजह से अगर कोई बिग टर्बुलेंस आता है और उसकी वजह से अगर इस एयर नोज में क्षति हो जाती है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब हम आपको इसकी जानकारी देते हैं कि एयरप्लेन की नोज का डैमेज होना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। होता क्या है? रडार फेल होना। रडार के खराब होने से पायलट को तूफान या खराब मौसम का अंदाजा ही नहीं लग पाता है इसके डैमेज होने से। नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ता है इसका। सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स के डैमेज होने से दिशा पहचानने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही साथ वायु गतिकीय संतुलन, जैसा कि हमने आपको एयर डायनेमिक बैलेंस अभी बताया भी था, उस एयर डायनेमिक बैलेंस की जो परिस्थिति होती है वो बिगड़ जाती है। नोज का डैमेज विमान की हवा में स्थिरता और संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा बर्ड स्ट्राइक, बर्ड हिट, अगर पक्षी से टकराकर नोज डैमेज हो जाए तो अंदर के उपकरण और स्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो सकता है और ये एक बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। फ्लाइट कंट्रोल में बाधा, जिसमें हवा की गति मापने वाले उपकरण के डैमेज से कंट्रोल सिस्टम गलत डेटा दे सकता है। पायलट की दृश्यता पर असर, नोज का डैमेज, जो उसकी दृश्यता है उस पर असर होता है। नोज का अगर डैमेज हो जाती है तो पायलट की व्यू को यह प्रभावित करती है। कैबिन में दबाव का असर भी इससे नजर आने लगता है। अगर नोज के साथ जुड़ा स्ट्रक्चर एयर टाइट ना रहे तो कैबिन प्रेशर में दिक्कत आती है और आगे के हिस्से में कंपन डैमेज के कारण विमान में आसमान कंपन या झटके लग सकते हैं। आपात लैंडिंग की जरूरत, विमान को सुरक्षा कारणों से आपात लैंडिंग करानी पड़ सकती है, जैसा कि कल हुआ भी है। मरम्मत में देरी और खर्च भी बड़ा डैमेज फ्लाइट कैंसिल करवा सकता है और उसकी मरम्मत में समय और बहुत पैसा भी लग सकता है। तो ये कुल मिलाकर वो सभी परिस्थितियां थी जो कल जो तस्वीरें आपने देखी, जो हवाई सफर के दौरान एयर टर्बुलेंस आया और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया पायलट और क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से, लेकिन वो हादसा
क्यों सकता था, ये एयर टर्बुलेंस क्या होता है, और जब नोज पर अगर एयरप्लेन की नोज पर इसका प्रभाव पड़ता है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो उससे कितना असर पड़ता है फ्लाइट पर, ये तमाम बातें हमने आपके सामने रखी है। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिहादी गो तस्करों की। रायबरेली के सलोन क्षेत्र में बीती रात उस समय सनसनी फैल गई जब गौ तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर जिहादी मानसिकता से प्रेरित गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों तस्करों मोहम्मद शाहबान और दिलशान को मुठभेड़ में गोली मारकर धर दबोचा। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलशाद पर पहले से ही 1 दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये कोई पहली बार की घटना नहीं थी, बल्कि संगठित अपराध की एक और कड़ी थी। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। एएसपी संजीव कुमार सिंह ने जानकारी दी कि तस्करों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी और बीती रात सूचना मिलते ही पुलिस ने सटीक कार्रवाई की। यह मुठभेड़ न केवल गौ तस्करी के खिलाफ यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराती है, बल्कि यह भी साफ करती है कि अब कानून का डर दिखाकर नहीं, बल्कि गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। यह घटना यह भी साबित करती है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कोई भी जिहादी या अपराधी कानून से बचकर नहीं भाग सकता। गौ तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग करने से भी नहीं कतराते, जो कानून के शासन को चुनौती देने की उनकी नापाक कोशिशों को दर्शाता है। लेकिन योगी राज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर बार बार एक ही समुदाय के ऐसे कट्टरपंथी नाम क्यों सामने आते हैं? क्या यह केवल अपराध है या इसके पीछे भी कोई गहरी सांप्रदायिक साजिश पल रही है? पुलिस जांच कर रही है, जांच जारी है, लेकिन रायबरेली की इस मुठभेड़ ने फिर दिखा दिया कि योगी राज में कानून से टकराने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। इस मामले पर एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिंह का क्या कहना है, आप भी सुनिए। दिनांक 15 तारीख को सलोन थाना क्षेत्र में एक गोवंश का अवशेष मिला था, सर मिला था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 183/25 गोवध अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सलोन पुलिस द्वारा एक टीम बनाकर घटना का अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि ये लोग पुनः सलोन के ब्लॉक के पीछे तालाब के पास एक गोवंश की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पे शाहबान, दिलशाद और रमजान 3 गोकश थे। इसमें से इन्होंने ये पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से शाहबान और दिलशाद के पैर में गोली लगी है और इनको तत्काल CHC भेज दिया गया है इलाज करने के लिए। और तीसरा साथी जो है रमजान भाग गया है, इसको भी पकड़ने के लिए दबिशें दी जा रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी तथ्य है कि इनके विरुद्ध जो दिलशाद है, ये सलोन थाना क्षेत्र में गोकशी के 13 मुकदमे उनके विरुद्ध पंजीकृत हैं और निश्चय ही इससे गोकशी के अपराध में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। तो योगी सरकार में ऐसे किसी भी जिहादी के लिए कोई जगह नहीं है जो कानून का पालन न करे, और यही वजह है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब बात नीति नियति की हो रही है तो पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। दरअसल दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश जो पिछले 1 साल से लगातार राजनीतिक उठापटक, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भीतरी खींचतान से जूझ रहा है। अब एक और बड़े मोड़ पर यह देश आकर खड़ा है। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा और अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के बीच बढ़ती तनातनी ने देश की राजनीतिक स्थिरता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जनरल जमा की चिंता है बांग्लादेश की संप्रभुता, लोकतंत्र की बहाली और बाहरी ताकतों का बढ़ता हस्तक्षेप। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसी विदेशी ताकतों की
कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। म्यांमार कॉरिडोर की योजना हो या फिर चुनावों को टालने की कोशिश, सेना को यह हर कदम बांग्लादेश की आजादी और स्वायत्तता के खिलाफ लगता है। और यही वजह है कि जनरल जमा ने खुलकर यूनुस सरकार को नसीहत दी है कि या तो जल्द चुनाव की घोषणा करें या देश को विदेशी ताकतों की प्रयोगशाला बनने से रोकें। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच जनरल जमा की रूस यात्रा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा रही है। ऐसे वक्त में जब ढाका वॉशिंगटन और बीजिंग के पाले में दिख रहा हो, तो रूस की ओर झुकाव एक नया रणनीतिक संदेश देती है कि बांग्लादेश में अब कूटनीतिक ध्रुवीकरण और तेज होने वाला है। भारत के लिए भी ये घटनाक्रम बेहद अहम है। हसीना सरकार के दौरान ढाका में भारत की मजबूत पकड़ रही है और अब अगर रूस और जमा के साथ एक नया समीकरण बनता है तो भारत के लिए भी चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो सवाल अब सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति का नहीं है, ये दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा तय करने वाला भी समय है। क्या यूनुस सरकार टिकेगी? क्या बांग्लादेश में फिर से सैन्य नेतृत्व के इशारे पर चुनाव होंगे? और क्या भारत अपनी खोई पकड़ को फिर से हासिल कर पाएगा? देखिए इसी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बड़ी हलचल होने के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। यूनुस की सरकार बनने के बाद चीन और पाकिस्तान ने अपना प्रभाव ढाका में बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं अमेरिका की मदद से बांग्लादेश म्यांमार के बीच मानवीय गलियारे की योजना पर भी काम चल रहा है, जिसको देखते हुए आर्मी चीफ ने यूनुस से दिसंबर में जल्द आम चुनाव कराने, सैन्य मामलों में दखल देना बंद करने और म्यांमार कॉरिडोर से बांग्लादेश को दांव पर न लगाने को कहा है। आर्मी चीफ जमान चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करें। उनकी सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप है। यूनुस उन विदेशी ताकतों की कठपुतली माने जाते हैं, जिसको देखते हुए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने बीते दिनों रूस का दौरा किया था। जमा की मॉस्को यात्रा है एक बड़ा परिवर्तन, और ये परिवर्तन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर बनी रहेगी नजर। फिलहाल जनमत में आज मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।